आपका टॉपिक है फर्टिलाइजर। क्या होता है फर्टिलाइजर? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्लांट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, बिल्कुल। जो आपके फर्टिलाइजर होते हैं वो क्या होते हैं? फर्टिलाइजर आर सिंथेटिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कि फर्टिलाइजर आपके इनऑर्गेनिक होते हैं, साथ में सिंथेटिक होते हैं, उनको बनाया जाता है। एक यूरिया को छोड़ के, तो यूरिया आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एक्सेप्शन है ये, कि यूरिया कौन सा फर्टिलाइजर है जो कि ऑर्गेनिक नेचर का होता है? कौन सा वो? यूरिया। 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 तो फर्टिलाइजर क्या करते हैं? फर्टिलाइजर प्रोवाइड असेंशियल न्यूट्रिएंट इन लार्ज अमाउंट। कि असेंशियल न्यूट्रिएंट को लार्ज अमाउंट में सप्लाई करते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ना के बराबर में अपने सप्लाई करते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट में। फर्टिलाइजर को असेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया गया था कौन से एक्ट के अंडर? सेक्शन 2 ऑफ असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995, सॉरी 1955 में। ठीक है। फिर एक आपका कंट्रोल ऑर्डर आया फर्टिलाइजर के लिए, क्योंकि पहले क्या था कि फर्टिलाइजर के नाम पे कोई भी नकली सामान वगैरह ये चीजें बेची जाती थी। कोई क्वालिटी फर्टिलाइजर नहीं होता था पहले, वैसे ही कुछ मिलावटी फर्टिलाइजर बेचे जाते थे। तो एक ऑर्डर आया, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957 में। इसका एम क्या था? कि क्वालिटी फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराना किसानों को, सही टाइम पे सही प्राइस में ऑल ओवर कंट्री, कि पूरे देश में सही टाइम पे सही प्राइस में किसानों को क्वालिटी फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराना। ये इसका अपना मेन काम था, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर का। क्लियर है? यस सर। यस यस। फिर इसका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? फरीदाबाद में। अब ये अपने हरियाणा में, इसलिए अपने को याद करना पड़ेगा कि सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1971-72 में बना था, फरीदाबाद में है ये। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्या पता ईयर आपसे ना भी पूछे, ये वाली इंपॉर्टेंट लोकेशन। उसके बाद आपका, कि आपके जो एनपीके रेशियो है, वो आपके की जो सीरियल्स होती है उसके अंदर आपके एनपीके रेशियो होते हैं 4:2:1। और जो पल्सिस है, पल्सिस में एनपीके रेशियो होता है 1:2:1। ठीक है। ऑयल सीड्स है, ऑयल सीड्स में होता है 3:2:1। ये आपके एनपीके रेशियो अलग अलग। उसके बाद अगर आप बात करते हैं फर्टिलाइजर की क्लासिफिकेशन की, कि अलग अलग टाइप के आपके फर्टिलाइजर होते हैं, तो वो कैसे क्या कुछ होते हैं। तो सबसे पहले आपके देख लो, आपके न्यूट्रिएंट है कुछ, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं। कौन से होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट, बताओ? एनपीके। एनपीके। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है। मेनली आप इन तीन न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कराते हैं फर्टिलाइजर से, एनपीके। तो ऐसे फर्टिलाइजर जो कि सिर्फ एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट को प्लांट को सप्लाई करते हैं, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेन, ये अपना पोटेशियम है, इनमें से सिर्फ एक ही आपका न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो नाइट्रोजन कराए, चाहे फॉस्फोरस कराए, चाहे पोटेशियम कराए। ऐसे फर्टिलाइजर को बोलते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर। जैसे कि यूरिया, जिसके अंदर 40% नाइट्रोजन होती है। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर है। एमओपी, एमओपी को बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास। क्या बोलते हैं? म्यूरेट ऑफ म्यूरेट ऑफ पोटास। एमओपी की फुल फॉर्म। इसके पास 60% K2 होता है। अब ये भी आपका एक ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो ये भी आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर जो कि दो या दो से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट को प्लांट को सप्लाई करते हैं, जैसे कि डीएपी। डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन होता है और 40% P2O5 होता है। तो एक तो नाइट्रोजन हो गया, एक आपका फॉस्फोरस हो गया, दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो गए। तो ऐसे फर्टिलाइजर को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। आजकल डीएपी का एक नया वेरिएंट आने लग गया, जिसके अंदर 16% नाइट्रोजन है और 48% P2O5 है। लेकिन आपका जो मेन है वो यही है, ऊपर वाला ही, जो कि पहले से चलता आ रहा है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपका ऊपर वाला याद करना है। ठीक है। ओके सर। ओके। तीसरा फिर आपका आ गया मिक्स्ड फर्टिलाइजर। मिक्स्ड फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ऐसे फर्टिलाइजर जो कि आप दो या दो से ज्यादा फर्टिलाइजर को फिजिकली मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं इकट्ठा। जैसे कि एक के अंदर नाइट्रोजन है, एक के अंदर फॉस्फोरस है और एक के अंदर पोटेशियम है। तो अपने को तीनों को करने हैं, तो अपन तीनों फर्टिलाइजर को मिला देंगे साथ साथ। तो ये आपके हो गए मिक्स फर्टिलाइजर। फिर आए कंप्लीट फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर जो कि तीनों के तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हो। ऐसे फर्टिलाइजर जो कि
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट को प्लांट को सप्लाई कर दें, ऐसे को आप क्या बोलते हैं? कंप्लीट फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं? कंप्लीट फर्टिलाइजर। कंप्लीट फर्टिलाइजर। कंप्लीट फर्टिलाइजर। ठीक है। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, ऐसे फर्टिलाइजर जिनके पास जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है एनपीके में से जो भी है वो अगर 25% से कम हो तो ऐसे फर्टिलाइजर को बोलते हैं लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर जिसके पास जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो 25% से कम होता है तो उनको आप क्या बोलेंगे? लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। जैसे कि एसएसपी आपका, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल सुपर फोस्फेट। कुछ जाना है कहाँ पे पढ़ा था एसएसपी आपने? यस। कहाँ पे? FYM को स्टोर करने में। एफवाईएम के प्रिपरेशन और स्टोरेज के टाइम पे नाइट्रोजन का लॉस होता था तो उस टाइम उस लॉस को बचाने के लिए आप ये डालते थे एसएसपी या जिप्सम, याद है? यस 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 सर। सर। एसएसपी के अंदर देखो 12% सल्फर, 16% पीटो5, 19% कैल्शियम। तो इसके अंदर जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट आपका वो 25% से कम है, नहीं है? हम्म। यस सर। यस यस तो ये यस आपकी क्या सर। होगा? लो एनालिसिस। अच्छा मेरे को एक चीज और बताओ भी, जो आपके लो एनालिसिस फर्टिलाइजर है ये एसएसपी आपका, जो ये एसएसपी आपका कैसा फर्टिलाइजर है? स्ट्रेट फर्टिलाइजर है, कंपाउंड फर्टिलाइजर है? स्ट्रेट। स्ट्रेट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि यार इसके अंदर तो तीन तीन न्यूट्रिएंट है, स्ट्रेट कैसे हुआ फिर ये? प्राइमरी न्यूट्रिएंट एक प्राइमरी है। न्यूट्रिएंट एक ही दे रहे। बिल्कुल। स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या होता है? जिसके अंदर प्राइमरी न्यूट्रिएंट एक हो, सिर्फ एनपीके में से एक हो। तो इसके अंदर सिर्फ यही है, सल्फर और कैल्शियम और उन्हें क्या लेना देना, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट है ही नहीं जब। तो एसएसपी आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर भी है और लो एनालिसिस फर्टिलाइजर भी है। क्लियर है? यस यस सर। उसके बाद आ गया आपके हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ऐसे फर्टिलाइजर जिनके अंदर जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो 25% से ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरिया। यूरिया के अंदर आपका 40% नाइट्रोजन है जो कि 25% से ज्यादा है। तो ऐसे फर्टिलाइजर जिनके अंदर 25% से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट होंगे उनको आप क्या बोलते हैं? हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं? हाई एनालिसिस हाई हाई एनालिसिस एनालिसिस फर्टिलाइजर। ठीक है। उसके बाद आती है टर्म फर्टिलाइजर ग्रेड। अब फर्टिलाइजर ग्रेड से आप क्या समझते हो? अच्छा, आप लोग जैसे दुकान में गए कोई मोबाइल लेने, अब मोबाइल लेने के बाद वो दुकानदार बोला कि भाई इसकी 2 साल की गारंटी है। वो 2 साल की गारंटी का मतलब क्या है? 2 साल साल तो खराब चल हो जाए। सकता है। 2 साल तक खराब नहीं होगा। वो गारंटी का मतलब क्या है कि 2 साल तक वो खराब नहीं होगा, 2 साल तक बढ़िया चलेगा। 2 साल से ज्यादा भी चल सकता है, मतलब कम से कम 2 साल तो पक्का चलेगा, उससे ज्यादा बेशक चल जाए। यही बात है। यस सर। यस तो फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है कि एक मिनिमम गारंटी प्लांट न्यूट्रिएंट की, कि फर्टिलाइजर के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट का कंटेंट है जो, उसकी मिनिमम गारंटी। जैसे कि एनपीके का जो रेशो 19-19-19 है, इसका मतलब जो आप बैग लेके आओगे फर्टिलाइजर का उसके अंदर 19% नाइट्रोजन पक्का होगा, 19% पोटेशियम भी पक्का होगा और 19% आपका फॉस्फोरस भी पक्का होगा। मीन्स 19% तो एक कन्फर्म होंगे, इससे ज्यादा बेशक हो जाए लेकिन कम से कम 19 तो जरूर होंगे, ये गारंटी मिनिमम। तो इसको क्या बोलते हैं आप? फर्टिलाइजर ग्रेड। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर ग्रेड। फर्टिलाइजर। समझ आई फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है? सर यस सर। उसके बाद फिर है फर्टिलाइजर रेशो, कि आपका फर्टिलाइजर के अंदर एनपीके का रेशो कितना है। जैसे कि इसमें दिखा रखा कि एनपीके रेशो है 80-40-40। अगर इनको आप रेशो निकालोगे इन तीनों का आपस में तो 2:1:1 ये आएगा, ये आएगा। यस सर। कि 40 से डिवाइड करते हो सबको, तो रिलेटिव परसेंटेज ऑफ एनपीके, ये एनपीके की आपस में एक दूसरे से रिलेटिव परसेंटेज कितनी है। अगर मैं बोलूं कि एनपीके रेशियो मेरा है 150-60-60, बताना इसका फर्टिलाइजर रेशियो क्या आएगा? 5-2-2 5:2:2। 5-2। 30 से डिवाइड करते हो सबको ही, कहीं और से तो होता नहीं है ज्यादा। 5-2-2। 5:2:2 ये फर्टिलाइजर रेशियो। ठीक है। उसके बाद आगे फिलर।
अब जैसे कि मान लो आपका यूरिया है, यूरिया में कितने परसेंट होता है नाइट्रोजन? 46. 46%. अब 46%. 100 किलो में 40 किलो नाइट्रोजन है मतलब, ठीक है। तो जो चुम्बन किलो वो क्या बच गया? तो ऐसा सब्सटेंस जो कि एनपीके से अलग होता है फर्टिलाइजर में, ऐसा कंटेंट जो कि एनपीके से अलग होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? फिलर। अभी आपका रेत भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकती है, कोयल पाउडर भी, चाइना क्ले भी, इनमें से कुछ भी हो सकता है कि जो एनपीके का कंटेंट है फर्टिलाइजर में, उनसे अलग जो भी चीज बचेगी फर्टिलाइजर में, वो आपकी, उसको आप फिलर बोलते हैं। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. उसके बाद है हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ फर्टिलाइजर। अब आपने कई बार देखा होगा, जैसे आप लोग, नमक है, नमक आप थोड़े बहुत देर तक बाहर छोड़ देते हैं, तो वो नमी पकड़ लेता है, मॉइस्चर आ जाता है उसके अंदर, देखा है? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. सेम ऐसे ही फर्टिलाइजर भी, कि फर्टिलाइजर का वो नेचर जिसमें वो आसपास के एटमोस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसे नेचर को क्या बोलते हैं आप? हाइग्रोस्कोपी नेचर। कि वो नेचर जिसमें एटमोस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर किसी कोई फार्मर फैमिली से है, उसने देखा होगा जैसे ही आप यूरिया को अपने हाथ में लोगे, तो 2-3 सेकंड के बाद यूरिया आपके हाथ में मेल्ट हो जाएगा, वो नमी पकड़ लेता है, देखा है? Yes, sir. Yes, sir. तो वो यस। चीज, तो अमोनियम नाइट्रेट है, उसका सबसे ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। फिर यूरिया का, अमोनियम सल्फेट कैन, बस इन दोनों का याद रख लो, अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया, कि इनका हाइग्रोस्कोपिक नेचर बहुत ही ज्यादा होता है। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद है एसिडिक रेजिडुअल इफेक्ट और बेसिक रेजिडुअल इफेक्ट। चलो ये मैं बता ही देता हूँ अभी साथ साथ दोनों ही। मान लो ये मेरा फील्ड है, अब इसमें मान लो मेरे को कोई 100 किलो फर्टिलाइजर डालना है, 100 किलो फर्टिलाइजर डालना है, ठीक है। अब मान लो मैंने गलती से इसके अंदर क्या कर दिया, मैंने गलती से इसके अंदर 150 किलो फर्टिलाइजर डाल दिया, तो 100 किलो तो वो सही है, आपका इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन एक्स्ट्रा कितना डाला मैंने? 50 50 kg. kg. 50 kg। 50 किलो। तो जो 50 किलो मैंने एक्स्ट्रा डाला है, उसकी वजह से खेत की जो मिट्टी है उसमें कैसा इफेक्ट आएगा? कि जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर है, जो उसकी वजह से वो जो रेजिड्यू बचेगा, वो कैसा इफेक्ट आएगा सोइल में? कि वो मिट्टी एसिडिक हो जाएगी या बेसिक हो जाएगी? उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं आप? रेजिडुअल इफेक्ट। क्या बोल देते हैं? रेजिडुअल इफेक्ट। Residual. Residual effect. कि जितने उसकी रिक्वायरमेंट थी उससे अपने ज्यादा डाला, तो वो रेजिड्यू बच गया एक, मतलब खेत में, तो उसकी वजह से मिट्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वो हो गया रेजिडुअल इफेक्ट। अब वो मिट्टी एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, दोनों ही है। तो एसिडिक रेजिडुअल इफेक्ट मतलब कि वो, कोई आपने फर्टिलाइजर हद से ज्यादा डाल दिया, उसकी वजह से मिट्टी आपकी क्या होगी? वो एसिडिक होगी वो, तो उसको बोलते हैं एसिडिक रेजिडुअल इफेक्ट। सबसे ज्यादा आपका जो, जितने भी आपके अमोनियम वाले हैं, उन सब का ज्यादा होता है ये। जैसे अनाइड्रस अमोनिया, NH4Cl, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, DAP, तो जितने भी लगभग अमोनिया या अमोनियम वाले हैं, उनका एसिडिक रेजिडुअल इफेक्ट होता है। बेसिक रेजिडुअल इफेक्ट, कि आपने हद से ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया, जितनी उसको रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा, उसकी वजह से जो मिट्टी आपकी, वो बेसिक नेचर हो गया उसका, तो उसको बोलेंगे बेसिक रेजिडुअल इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा होता है कैल्शियम साइनेट का, फिर सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो जो नाइट्रेट वाले हैं, नाइट्रेट वालों का बेसिक रेजिडुअल इफेक्ट होता है। कैसा होता है? बेसिक रेजिडुअल इफेक्ट। Basic और residual. अमोनियम, अमोनियम वाले का एसिडिक। क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. उसके बाद आप करते हैं नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर, कि वो फर्टिलाइजर जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है, जो कि अपने को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएंगे, उनको बोलेंगे नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर। अब नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? एक तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें नाइट्रोजन होगी, दूसरा एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है। कितने परसेंट एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन? 78%। 78%. 78%। ठीक है। तो आपके जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है वो अलग अलग होते हैं, 4 तरीके के। नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अमोनिकल फर्टिलाइजर, नाइट्रेट एंड अमोनिकल, और अमाइड फर्टिलाइजर।
आपको इनकी कंसंट्रेशन याद करनी पड़ेगी जरूर, जो कि पेपर में आता भी क्वेश्चन, कि यूरिया के अंदर कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है, डीएपी में कितने परसेंट होती है, एमओपी में के टू परसेंटेज कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है पेपर में। तो सबसे पहले है नाइट्रेट फर्टिलाइजर, कि जिनके अंदर नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में होगी। ये आपके हाईली मोबाइल होते हैं, मीन्स एक जगह पे डाल दिए तो दूसरी जगह ये जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसलिए इनको टॉप ड्रेसिंग में खड़ी फसल के अंदर यूज करते हैं। जब आपकी फसल खड़ी हो, क्या नाम है, आपने प्लांटिंग कर रखी हो, उस टाइम आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। इसका जो इफेक्ट होता है वो बेसिक रेजिडुअल इफेक्ट होता है, जो कि मैं पीछे बता भी चुका हूँ। नाइट्रेट वालों का बेसिक है। इसके अंदर जो लॉसेज होंगे नाइट्रोजन के, वो किस फॉर्म में होंगे? लीचिंग और डीनाइट्रिफिकेशन। किस फॉर्म में होंगे? लीचिंग और डिनाइट्रिफिकेशन। सीओडी ये नाइट्रिफिकेशन। आपको डीनाइट्रिफिकेशन, ये आपको आगे बताऊंगा, ये आगे है ये टर्म। ठीक है। और कहाँ पे? वाटर लॉग्ड एरिया में, जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, जैसे कि चावल। तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या नाइट्रेट फर्टिलाइजर में? NaNO3, जिसके अंदर 16% नाइट्रोजन होता है, जिसको चाइना सोल्ट पीटर बोलते हैं। TNO3, 13% नाइट्रोजन और 46% के2, इसको इंडियन सोल्ट पीटर बोलते हैं। और कैल्शियम नाइट्रेट, 15.5% नाइट्रोजन। ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर में आ रखा है कि KNO3 के अंदर कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है, कितने परसेंट होता है? 46%। 13%। 13%। मेरा भाई तेरे को अगर पेपर ही बता दिया जाए ना, तेरे को फिर भी पूरे नंबर नहीं आने तेरे, जो 40% बोल रहा था। उसके बाद आ गया अमोनिकल फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर जिसके अंदर नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में होगी? अमोनिया की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? अमोनिया। 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 इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो आपका एसिडिक रेजिडुअल इफेक्ट होता है। ये सबमर्ज सोयल होती है जो, या वाटरलॉग्ड सोयल जहाँ पे पानी खड़ा होता है, वहां पे इसको यूज करते हैं मेनली। तो जैसे सबसे पहले है अमोनियम सल्फेट। ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है किस में यूज करने वाला? राइस के अंदर। चावल के अंदर आप कभी भी यूरिया यूज नहीं करते, पता हो तो, जो चावल लगाते हैं वहां पे अमोनियम वाले फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, जैसे कि ये वाला अमोनियम सल्फेट। ठीक है। जो कि राइस में, टी, ग्राउंडनट, इनमें यूज होता है। अमोनियम क्लोराइड, जिसके अंदर 24 से 26 नाइट्रोजन होता है, ये कम प्रेफर करते हैं आपा, क्योंकि इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए। और अनहाइड्रस अमोनिया, इसके अंदर आपका 82% नाइट्रोजन होता है। अगर कोई पूछ ले कि हाईएस्ट नाइट्रोजन कौन से फर्टिलाइजर में पाई जाती है, तो कौन से में पाई जाती है? अनहाइड्रस अमोनिया। कौन से में? अनहाइड्रस अनहाइड्रस। अमोनिया। अमोनिया। ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, ये वाला, कि अमोनियम सल्फेट में कितने परसेंट नाइट्रोजन और कितने परसेंट सल्फर होता है। फिर आपके आगे नाइट्रेट एंड अमोनिकल फर्टिलाइजर बोथ, कि ऐसे फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन, नाइट्रेट और अमोनियम दोनों फॉर्म में हो। तो सबसे पहला है अमोनियम नाइट्रेट। ये आपका बहुत ही ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, कि जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। 33% इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, 16.5% आपकी अमोनियम की फॉर्म में, और 16.5% आपकी नाइट्रेट की फॉर्म में, आधी आधी। उसके बाद आ गया कैन, दूसरा एग्जाम्पल। इसको किसान खाद बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन, किसान खाद बोलते हैं जिसको। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैन की फुल फॉर्म होती है। इसके अंदर 25 से 26% नाइट्रोजन और 8% कैल्शियम। ये आपका न्यूट्रल होता है, ना ये एसिडिक नेचर का होता है, ना बेसिक रेजिडुअल इफेक्ट होता है इसका। क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। यस। फिर आपके यस। आगे अमाइड फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन आपकी अमाइड की फॉर्म में हो। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका यूरिया, जिसके अंदर 40% नाइट्रोजन होती है। ये सबसे ज्यादा यूज करने वाला नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अपना इंडिया में, और जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है। जितना आपका टोटल फर्टिलाइजर कंज्यूम होता है इंडिया में, उसका 80% ये होता है, यूरिया ही। अब एक क्वेश्चन बताया था मैंने कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जिसके अंदर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है? अनहाइड्रस। एनहाइड्रस अमोनिया। अनहाइड्रस अमोनिया। अनहाइड्रस अमोनिया, जिसके अंदर 82% थी। लेकिन आपकी जो अनहाइड्रस अमोनिया है ना, वो होता है लिक्विड फॉर्म में। अगर आपसे बोल दे कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो कि सॉलिड स्टेट में होता है और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है उसके अंदर, तो वो यूरिया है। कौन सा है? यूरिया। कि यूरिया। ऐसा फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है अमंग सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, कि जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, तो यूरिया। अगर नॉर्मल पूछ ले तो आपका अनहाइड्रस अमोनिया।
यूरिया का भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, और एसिडिक रेजिडुअल इफेक्ट होता है, जो कि आप पढ़ भी चुके हैं। फिर एक आगे आता है कैल्शियम साइनामाइड। इसके अंदर 21% नाइट्रोजन होता है। वैसे ये भी आपका ऑर्गेनिक नेचर का होता है, यूरिया के बाद दूसरा ऑर्गेनिक ये है, लेकिन आप इसको पढ़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ना तो इसको बनाते इंडिया में, मैन्युफैक्चर करते, ना इसको आप बाहर से मंगवाते। जब आप इसको यूज ही नहीं करते तो इसलिए आप इसको पढ़ते नहीं है। ठीक है। Yes, Yes. sir. Yes, sir. उसके बाद आपका आता है बायूरेट। बायूरेट क्या हुआ कि जब आप यूरिया की फॉर्मेशन करेंगे ना, अगर टेम्परेचर आपका 150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला जाए तो दो यूरिया के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, उसको बायूरेट बोलते हैं। ये आपका प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है अगर इसकी कंसंट्रेशन 1.5% से ज्यादा हो। तो इसकी कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है कि बायूरेट की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1.5%। अगर इससे ज्यादा होगी तो ये प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद कुछ टर्म्स है वो कर लेते हैं आप। सबसे पहले मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन कि जो नाइट्रोजन है वो इमोबाइल है, मींस अनअवेलेबल फॉर्म में है, प्लांट उसको अपटेक नहीं कर सकता, प्लांट उसको ले नहीं सकता अनअवेलेबल फॉर्म में। तो उसको नाइट्रोजन की अवेलेबल फॉर्म में लेके आना। कौन लेके आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके आएंगे। तो नाइट्रोजन की इमोबाइल फॉर्म से नॉन अवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में लेके आना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसको बोलते मिनरलाइजेशन। तो कई बार इसके आगे वर्ड लगता था नेट मिनरलाइजेशन। तो नेट मिनरलाइजेशन कब होता है? जब आपका सीएन रेशो 20:1 से कम हो। कितना हो रेशो आपका नेट मिनरलाइजेशन में? 20:1. 20:1 से कम. कम। एक फिर आपका आता है इमोबाइलाइजेशन, जो अवेलेबल नाइट्रोजन है उसको अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इमोबाइल फॉर्म में। ये ऐसी फॉर्म में नाइट्रोजन है जिसको आप क्या करेंगे, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जिसमें प्लांट उसको ले नहीं सकता, इमोबाइल फॉर्म में। जब आपका सीएन रेशो 30:1 से ज्यादा होता है, जब आपका नेट इमोबाइलाइजेशन होता है। ठीक है। अब 20:1 से कम है तो मिनरलाइजेशन, 30:1 से ज्यादा है तो इमोबाइलाइजेशन। अगर मान लो 20:1 से 30:1 के बीच में आपका, तो क्या होगा? तो इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन दोनों की दोनों ही होंगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. उसके बाद आते हैं फिर नाइट्रोजन के लॉसेस, कि जो नाइट्रोजन आपकी उसके लॉस वगैरह क्या कुछ है। तो सबसे पहला वोलेटाइजेशन, जिसमें आपका जो नाइट्रोजन का लॉस होगा किस फॉर्म में होता है? वो अमोनिया की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? Ammonia. Ammonia. अमोनिया। इसमें आपका जो इंडिया के अंदर नाइट्रोजन का लॉस होता है, 60% आपका लॉस इसी के कारण होता है, वोलेटाइजेशन के कारण। अगर आपका जो राइस है, सॉरी राइस नहीं, सॉरी, अगर आपका जो मीडियम है वो एल्कलाइन है, मीन्स आपका सराउंडिंग का जो मीडियम है वो बेसिक है, तो आपका 25% ज्यादा लॉस होगा नाइट्रोजन का वोलेटाइजेशन की फॉर्म में। अगर आपका आसपास का मीडियम एल्कलाइन मीडियम है तो 25% ज्यादा लॉस होता है नाइट्रोजन का। क्लियर है? Yes, sir. sir. उसके बाद आ गया फिर डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करना। अब एक बात बताओ, नाइट्रेट आपकी अवेलेबल फॉर्म है, नाइट्रेट को प्लांट ले सकते हैं, नाइट्रेट से N2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब N2 तो अपने एटमोस्फेयर में इतनी पड़ी है, N2 का पास, N2 को प्लांट ले सकते हैं? No, sir. No. ले सकते हैं, मीन्स ऐसी फॉर्म में लेके आ गए जिस फॉर्म में प्लांट ले ही नहीं सकते। इसका मतलब नाइट्रोजन का लॉस ही हुआ है। तो नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में ले आए कि जिस फॉर्म में प्लांट उसको अपटेक नहीं कर सकते, मीन्स उसका लॉस हुआ है। और कौन लेके आए हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो इसको क्या बोलते हैं आपा? डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। Denitrification. ये आपका बायोलॉजिकल लॉस है। और जो राइस का फील्ड होता है, धान का फील्ड होता है, उसमें 60% लॉस नाइट्रोजन का इसी कारण होता है। इसमें 60% लॉस ओवरऑल था सारी क्रॉप्स के अंदर वोलेटाइजेशन की फॉर्म में। लेकिन अगर सिर्फ धान की बात करें, राइस राइस की बात करें, तो 60% लॉस आपका नाइट्रोजन का डीनाइट्रिफिकेशन की फॉर्म में होता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब आपने एक टर्म पढ़ी होगी परकोलेशन, कि आपका जो ये सरफेस है पानी, वाटर सोइल का सरफेस है, इसमें जो पानी है वो नीचे जाएगा ऐसे, है ना? Yes. अब तो आसपास जो न्यूट्रिएंट होंगे ना, वो क्या करता है पानी, जिसको परकोलेशन बोलते हैं, कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर
विद इन द सोइल, कि सोइल के अंदर पानी की डाउनवर्ड मूवमेंट होना, उसको परकोलेशन बोलते हैं। तो जो परकोलेटिंग वाटर है, ये क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट को भी साथ में ले जाएगा। तो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू परकोलेटिंग वाटर, कि परकोलेटिंग वाटर के साथ में न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाना, उसको क्या बोलते हैं अपन, लीचिंग। क्या बोलते हैं, लीचिंग। लीचिंग। लेकिन तो जो आपके नाइट्रेट फर्टिलाइजर है, वो बहुत ज्यादा ससेप्टिबल है, मतलब वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, कि उनके अंदर नाइट्रोजन का लॉस आपका, नाइट्रेट फर्टिलाइजर के अंदर लीचिंग का लॉस आपका बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है, सेंसिटिव है वो ज्यादा। yes, यहाँ तक कोई डाउट Yes. किसी को? no, No. नो No, sir. अब ये बताओ, ये 6 स्लाइड हो रहेगी, और कर लें या रहने दें? करा दो। बताओ, करा दें? कर लीजिए। उसके बाद आ गया नाइट्रोजन के बाद फॉस्फेट फर्टिलाइजर, कि ऐसे फर्टिलाइजर जो कि फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं। अब फॉस्फोरस वाले कौन से, आपके P2O5 की फॉर्म में होते हैं। जो फॉस्फोरस है, वो हमेशा P2O5 की फॉर्म में लिया जाता है प्लांट से। तो मेजर सोर्स क्या है फॉस्फोरस का, फर्टिलाइजर का, रॉक फॉस्फेट, जो कि मिनरल होता है आपका। अब फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर है, उनके अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग क्लासीफाई करते हैं आप उनको, किसके बेस पे, सोल्युबिलिटी के बेस पे, कि वो घुलते हैं नहीं घुलते। तो सबसे पहले है वाटर सोल्यूबल, कि जो पानी में घुलते हैं। दूसरे है सीट्रेट सोल्यूबल, जो कि सीट्रेट के अंदर घुलते हैं। और तीसरे हैं जो ना तो वाटर में घुलते ना सीट्रेट में घुलते, वाटर एंड सीट्रेट इनसोल्यूबल। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं वाटर सोल्यूबल के बारे में, तो जिसमें सबसे पहले एसएसपी, 12% सल्फर, 16% P2O5, 19% कैल्शियम, ये आ गया। उसके बाद ये टीएसपी ना, जो दूसरा, ये टीएसपी या डीएसपी कर देना। ये आपका एसएसपी क्या होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्या होता है, सिंगल सुपर Single Single. तो डीएसपी क्या हो जाएगा, डाई सुपर फॉस्फेट। क्या हो जाएगा, डाई सुपर Disulfur डाई सुपर फॉस्फेट, जिसके अंदर 32% P2O5 हो जाएगा, 16 का डबल। फिर उसका टीएसपी, ट्राई सुपर फॉस्फेट, जिसमें 40 से 48% फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका डीएपी आ गया, 18% नाइट्रोजन, 40% P2O5। फिर आपका एमएपी, एमएपी, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ये आपका 12% नाइट्रोजन और 48% P2O5। ये आपका एक नया ग्रेड का फर्टिलाइजर है, लेकिन इसका आप ज्यादातर यूज नहीं करते, क्योंकि इसका तो एसिडिक रेजिडुअल इफेक्ट होता है, इसलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में आपका, सबसे पहला फर्टिलाइजर कौन सा मैन्युफैक्चर हुआ था इंडिया में, कौन सा हुआ था, एसएसपी SSP. एसएसपी। और एसएसपी के अंदर कब हुआ था ये, 1900 19 1906। दूसरा फिर आपका आ गया सीट्रेट सोल्यूबल, इसमें आपका एक ही आता है, बेसिक स्लैग, 14 से 18% P2O5 होता है इसके अंदर। फिर तीसरा आपका आ गया सीट्रेट एंड वाटर इंसोल्यूबल, जिसके अंदर 20 से 40% P2O5 रो फॉस्फेट में, रो बोन मिल में 20 से 25%, और स्टीम बोर्ड मिल में ये सिंपल ही लिख लेना, बोल मिल में तो ये 20 से 25% ही कर लो, रो और स्टीम छोड़ दो, बोन मिल सिंपल बस 20 से 25%। क्लियर है। yes, अब आपका जो ये है फर्टिलाइजर है फॉस्फेट वाले, ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं P2O5 की फॉर्म में। अब मेरे को पूछना है कि भाई इसमें P2O5 में तो ऑक्सीजन भी है, मेरे को चाहिए सिर्फ क्या, ये फॉस्फोरस। तो P2O5 है। अब मान लो डीएपी, आपका डीएपी के अंदर आपका 40% P2O5 है। अब वो तो P2O5 है, अब इसमें से सिर्फ फॉस्फोरस कितना होगा, मेरे को ये निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, जितना आपका P2O5 की परसेंटेज है, उसको 0.43 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका फॉस्फोरस की परसेंटेज निकल आएगी। किसकी परसेंटेज निकल आएगी, फॉस्फोरस की। जैसे कि बेसिक स्लैग है, बेसिक स्लैग में 14 से 18% P2O5 है, मेरे को तो फॉस्फोरस चाहिए सिर्फ। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 0.43 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो भी मेरी वैल्यू आएगी, वो मेरी कितने क्या आएगी, फॉस्फोरस की परसेंटेज। क्लियर है। Yes, yes, sir. लास्ट आ गया पोटेशिक फर्टिलाइजर, जो कि क्या होते हैं आपके पोटेशियम मिनरल से आपके बने होते हैं।
आवाज आ रही सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश आपका एमओपी, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया आपका ये जो पोटेशियम फर्टिलाइजर है, सबसे मोस्ट कॉमन यही है जो ज्यादातर यूज करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका KCl, केमिकल फॉर्मूला, ये रहा। इसके अंदर आपका सबसे ज्यादा K2O परसेंटेज होता है 60%। ये आपका एसिडिक और हैवी सॉइल के लिए बढ़िया होता है, लेकिन इसको आप एल्कलाइन सॉइल में यूज नहीं करते, सिर्फ एसिडिक और हैवी सॉइल में यूज करते हैं। एल्कलाइन सॉइल में आप इसको यूज नहीं करते। अब जो आपका एमओपी है, इसको हम सोलेनेसी फैमिली की क्रॉप के अंदर यूज नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर आपका होता है क्लोरीन। तो सोलेनेसी फैमिली जैसे मान लो टबैको है, पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, चिल्ली, ये सारे होते हैं। अब टबैको के अंदर अगर आपने क्लोरीन वाला फर्टिलाइजर यूज कर लिया, तो जो आपका टबैको है, इसकी जो पत्तियां की क्वालिटी ना, लीव्स, इसकी क्वालिटी है वो आपकी खत्म हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी क्लोरीन की वजह से। इसलिए आप क्लोरीन को यूज नहीं करते। इसलिए सोलेनेसी फैमिली के अंदर आप K2SO4 या KNO3 का यूज करते हैं KCl की जगह। क्लियर है? Yes, Yes. sir. Yes. उसके बाद आपका K2SO4 आ गया, जिसको सल्फेट ऑफ पोटाश बोलते हैं। 48% K2O और 17.5% सल्फर, ये आपका वाटर सोल्यूबल है। फिर KNO3, इंडियन सोलपीटर बोलते हैं, ये पे आप नाइट्रोजन वाले में पढ़ के आए हैं। 44% K2O, 30% नाइट्रोजन। अब एक आता कन्वर्जन फैक्टर। अब मान लो जैसे ये आपके KNO3, ये अपने को 44% K2O दे रहा है। मेरे को निकालना है सिर्फ पोटेशियम की, भाई मेरा पोटेशियम कितना है इसमें। तो मैं क्या करूंगा, इस K2O के अंदर से क्या करूंगा, मैं पोटेशियम निकालूंगा। तो जितना परसेंट मेरा K2O है, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.83 से। तो मेरा क्या निकल आएगा, मेरा पोटेशियम की परसेंटेज निकल आएगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes. 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 उसके बाद आता है पोटेशियम फर्टिलाइजर। आपके ना तो इंडिया में आपके मैन्युफैक्चर होते, इनको आप क्या करते हैं, 100 के 100% आप बाहर से मंगवाते हैं। एक्सपोर्ट पे डिपेंड, आप इंपोर्ट पे डिपेंड है, बाहर से मंगवाने पे डिपेंड है। ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कि ऐसे कौन से फर्टिलाइजर है जो कि आप इंडिया फुली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, तो वो आपके पोटेशियम फर्टिलाइजर। और मंगवाते कहाँ से आप, कनाडा, कनाडा कनाडा जो भी बोलो, ठीक है। Yes. और एक आपकी लास्ट स्लाइड ये कि माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए कौन से आपके होते हैं फर्टिलाइजर। तो फेरस सल्फेट 19, आयरन, मैग्नीज सल्फेट, ये नाइट्रोजन ही आएगा इसके अंदर, Mn आएगा ये, ठीक कर लेना, ये जब नोट्स बनाओ तो। मैग्नीज सल्फेट के अंदर क्या होगा, 26% आपका मैग्नीज आएगा। जिंक सल्फेट में 36% जिंक आएगा। बोरेक्स में 11% बोरोन। कॉपर सल्फेट में 22.5% कॉपर। जिप्सम में 29.2% कैल्शियम और 18.5% सल्फर। और जिप्सम को एल्कली सोइल होती है जो आपकी, जो बेसिक सोइल होती है, उसको ठीक करने के काम आता है। क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो मेरे को बता सकते हैं।